स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, एमपी सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इस सेशन में हम लोग ऐसे भी प्रश्नों का समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वही दोस्तों, इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास चल रही है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रही है। यहाँ पे A to Z इकोनॉमिक्स से संबंधित कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि अगर जो आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा, कॉन्सेप्ट आप ठीक तरीके से पढ़ पाएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होती है। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको वहाँ पे बहुत सारे नोट्स दिए जा रहे हैं, नोट्स को पढ़िए, रिवाइज करिए। बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो टेस्ट दीजिए, अपना इवैल्यूएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ईमानदारी से एप्लीकेशन पे इन सारी चीजों को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपकी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी आप हमारे साथ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, एडमिशन ओपन है। एडमिशन की फीस जो है वो केवल और केवल 2000 रुपए है। तो आपको दोस्तों 2000 रुपये पेमेंट करना होगा इस नंबर पे 9415 863 873 पे। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप सेंड करेंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है और एमपी सेट के लिए भी अलग बैच है। हर बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। और जो लोग भी झारखंड से जुड़े हैं तो मैं आपको वन लाइनर में पूरी इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो एग्जामिनेशन अगर जो तय सीमा पर हो जाता है, तय डेट पे हो जाता है, तो आप वन लाइनर को थोड़ा सा ज्यादा ठीक तरीके से पढ़िए, ताकि आप बेहतर ढंग से क्या कर पाए, परफॉर्म कर पाए। एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए और दूसरी तरफ वन लाइनर को पढ़ते रहिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अगर जो केवल आपको नोट्स चाहिए तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ नोट्स भी उपलब्ध है और टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। चलिए, तो एमपी सेट का बैच नया प्रारंभ हो गया है। एमपी सेट की जो पहली क्लास थी वो आज हुई है, जिसमें हम लोगों ने अर्थशास्त्र के इंट्रोडक्शन, अर्थशास्त्र की जो परिभाषा होती है उसके बारे में हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा। तो चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि ग्रेसम का नियम स्पष्ट करता है कि। इजी सा प्रश्न है, ग्रेसम का नियम तो सबको पता होगा। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ग्रेसम का नियम स्पष्ट करता है। चलिए, बिल्कुल ठीक है। ग्रेसम के नियम की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भैया? डी बोल रहे हैं सभी लोग। बिल्कुल। तो ग्रेसम साहब का बस छोटा सा एक लाइन का सिद्धांत है भाई। सिद्धांत तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये छोटी सी बात बोलते हैं। कहते हैं कि जो बुरी मुद्रा होती है ना, वो अच्छी मुद्रा को चलन से क्या कर देती है, बाहर कर देती है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों, इसको याद रखने के लिए मैं आपको बताता हूं कि आप इसको याद कैसे रख सकते हैं। तो अगर जो आपके पास दो नोट है, एक दो 10 रुपए की नोट है, तो जो नोट क्या होगी, थोड़ी सी घिसी पीटी होगी। पहले आप उसको क्या करेंगे, मार्केट में उसको सबसे पहले उससे किसी वस्तु को परचेज करेंगे और जो थोड़ी सी करेंसी होगी वो अपने पास रखेंगे। तो मतलब ये बस आपके याद करने के लिए बातें बताई गई हैं कि ग्रेसम का जो नियम है वो ये बताता है कि बुरी मुद्रा जो होती है वो अच्छी मुद्रा को क्या कर देती है, चलन से बाहर कर देती है। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फिशर के मुद्रा मात्रा सिद्धांत की मुख्य रूप से इसलिए आलोचना की गई है क्योंकि। फिशर साहब की आलोचना क्यों की जाती है, बता दीजिए आप मुझे। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर अगेन। बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर, फिशर की मुद्रा मात्रा सिद्धांत बेसिकली क्या होता है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन नंबर, फिशर साहब का समीकरण याद है कि नहीं है? MB इज इक्वल टू PT है कि नहीं है? क्या कहते हैं कि मुद्रा की मात्रा में अगर जो वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि आ जाती है और मुद्रा के मूल्य में आधे की कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद आ रही है कि नहीं आ रही है कि कहते हैं कि कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि और मुद्रा के मूल्य में आधे की कमी आ जाती है। ठीक है,
अब इनकी आलोचना क्यों की गई है, तो इनकी आलोचना की क्यों की गई है आपको बेसिकली बताना है। हाँ बिल्कुल ठीक है, फिशर साहब का समीकरण क्या था सर, एम बी इज इक्वल टू पीटी था। इसमें इन्होंने कहा था कि यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर दोगुना हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे इसको याद रखें, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो जाहिर सी बात है, देखिए कि जब आपके पास पैसा मिलेगा ना, जब आपके पास मुद्रा आएगा ना, तो आप मांग करेंगे तो मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कीमत में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन जो पैसा आपके पास है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, अर्थात मुद्रा का मूल्य क्या होता है, कम होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि जितने लोग भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि यह हमें नहीं बताता है कि किस प्रकार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कीमत स्तर को प्रभावित करेगा। ये बताते हैं कि प्रभावित तो करेगा, लेकिन किस तरीके से करेगा ये नहीं बताते हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, निवेदन है सभी लोगों से। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है, तो सभी लोगों से निवेदन है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि भारत में ब्याज की दर घटाई जा रही है। भारत में ब्याज की दर घटाई जा रही है, ब्याज की दर क्यों कम की जा रही है भाई, बताइए मुझे। बिल्कुल ठीक है, इजी सी बात है, गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहे हैं, चलिए कोई ए बोल रहा है, कोई डी भी बोल रहा है, और कोई भाई ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। और कोई, ब्याज की दर क्यों की जाती है, ब्याज की दर को कम क्यों किया जाता है। एक तो होता है बैंक दर, दूसरा होता है ब्याज की दर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली ठीक है कि सार्वजनिक ऋण का भार कम करने के लिए, मतलब ब्याज की दर अगर जो कम होगी तो ऋण का भार आपके ऊपर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरल क्रेडिट सुविधाओं के सृजन के लिए, ठीक है, क्रेडिट कार्ड आप लेंगे, ठीक है, तो इसमें भी आपको अगर जो ब्याज की दर कम रहेगी तो आपको सुविधा मिलेगी। ब्याज दर संरचना की विश्व ब्याज दरों के साथ संरेखण के लिए, एब्सोल्युटली ठीक है दोस्तों। विश्व की अगर जो बात करें, अन्य देशों की बात करें, तो वहां पे ब्याज की दर क्या है कि भारत की तुलना में थोड़ी सी कम है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, उपरोक्त तीनों को निष्पादित करने के लिए सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न कि कथन दिया गया और कारण दिया गया। हाँ, ये भी होगा कि बाजार में तरलता बढ़ाने के लिए, एब्सोल्युटली ठीक है, बाजार में तरलता बढ़ाने के लिए ये भी एक क्या होगा, ऑप्शन होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न कि कथन दिया गया है और कारण दिया गया। बिल्कुल, रुचि वर्मा जी, आदित्य जी, रीता कश्यप जी, अरुधति देवी जी, मीनू जी, द्वारिका वर्मा जी, आदित्य जी और रागनी सिंह जी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए सभी लोग, क्या उत्तर आ रहा, ऑप्शन नंबर, चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए क्या कह रहा है कि अप्रत्यक्ष कर सामान्यतः सामान्य प्रतिगामी प्रवृत्ति के होते हैं। बिल्कुल भैया बात सही है ना, ये बात 100% ठीक है कि जो अप्रत्यक्ष कर होता है उसमें ये नहीं देखा जाता है कि अमीर और गरीब के सापेक्ष त्याग के बराबर टैक्स नहीं लिया जाता है। आप अमीर हैं या आप गरीब हैं, दोनों ही कंडीशन में आपसे उतना ही टैक्स लिया जाएगा, है ना। 5 रुपए की बिस्किट आप खरीदेंगे तो जितना टैक्स उस पर आप देंगे उतना ही टैक्स क्या करेगा, एक अमीर भी खरीदेगा तो देगा। लेकिन आपके लिए 5 रुपए की वैल्यू अलग है, एक अमीर के लिए 5 रुपए की वैल्यू अलग है। तो ये बात तो भाई बिल्कुल ठीक है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि वे सभी करदाताओं पर उनकी आय के भेद के बिना समान रूप से लागू किए जाते हैं। तो वही तो बात मैं आपसे बता रहा था, वही तो बात मैं आपसे बता रहा था कि ये चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, किसी भी कंडीशन में अगर जो आप उपभोग करेंगे तो आपको टैक्स वहन करना पड़ेगा। तो आप ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को डिस्क्राइब भी कर रहा है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इस समय के साथ साथ
केंद्रीय सरकार का राजस्व घाटा बढ़ता जा रहा है। क्या ये बात ठीक है? और अगर जो ये बात ठीक है तो ब्याज भुगतान में वृद्धि राजस्व घाटे में वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है। चलिए बताइए भैया, ऑप्शन नंबर क्या होगा? इस प्रश्न को और भी अलग तरीके से हम लोग पढ़ते हैं ना। एक प्रश्न आता है ना कि ये बताइए कि सरकार जो व्यय करता है, सरकार के का जो राजस्व व्यय है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो आप कहते हैं सर जी ब्याज भुगतान पर। ठीक है, ब्याज भुगतान पर। और ब्याज भुगतान जो है वो सरकार का योजनागत व्यय है या गैर योजनागत व्यय है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कि ब्याज का भुगतान करना सरकार का योजनागत व्यय है या गैर योजनागत व्यय है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया, कि देखिए समय के साथ साथ केंद्रीय सरकार का राजस्व घाटा बढ़ रहा है। ये एब्सोल्युटली आप देख रहे हैं। और राजस्व घाटा कब आपका होता है? घाटा तब होता है जब आपकी आय कम होती है और आप व्यय क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ब्याज भुगतान में वृद्धि राजस्व घाटे में वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि सरकार को जो आय प्राप्त हो रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा सरकार ब्याज भुगतान करने के लिए ब्याज का भुगतान उससे कर दे रहा है। तो ये तो डिस्क्राइब कर रहा है ना भाई, दोनों बातें ठीक है कि समय के साथ साथ केंद्रीय सरकार का राजस्व घाटा बढ़ रहा है और राजस्व घाटा बढ़ने का यही कारण है कि ब्याज भुगतान में वृद्धि। ये देखिए, ये वाला शब्द आप नहीं पकड़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि सर ए नहीं होना चाहिए। आपको ये लगेगा कि सर ए नहीं होना चाहिए। यहाँ भुगतान में वृद्धि मतलब निरंतरता की बात यहाँ भी हो रही है और निरंतरता की बात यहाँ पे भी हो रही है। दोनों इक्विवेलेंट बात हो रही है, मतलब दोनों में निरंतरता की बात हो रही है। तो अगर जो निरंतरता की बात हो रही है तो क्या करेगा? ये एब्सोल्युटली 100% एक दूसरे को डिस्क्राइब करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न, सामान्यता करारोपण में समानता के सिद्धांत को किसके द्वारा संतुष्ट माना जाता है? सभी लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर लाइक और शेयर की संख्या इतनी कम क्यों है? हाँ, एब्सोल्युटली मिहिर कश्यप जी बता रहे हैं कि सर गैर योजनागत व्यय है। बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली आपकी बात ठीक है कि ब्याज भुगतान जो है वो सरकार का गैर योजनागत व्यय है। इसके लिए सरकार कोई योजना बनाकर क्या करती है? योजना नहीं बनाती है कि हमको ब्याज के लिए इतना पैसा देना है। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर सामान्यता करारोपण में समानता के सिद्धांत को किसके द्वारा संतुष्ट माना जाता है? तो ये तो सबको पता होगा, सबको पता होगा। ये प्रश्न मैं इसलिए लाया ताकि कुछ लोगों को ये लगे कि सबके लिए तो लगाया जाएगा तो सबको समान होना चाहिए, अर्थात समानुपातिक होना चाहिए। लेकिन गलती नहीं करिएगा। देखिए, ये होता है प्रगतिशील करारोपण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी आय में वृद्धि होती है उसी अनुपात में आपके टैक्स में भी वृद्धि होती है। जैसे आपकी आय में वृद्धि होती है उसी अनुपात में टैक्स में भी वृद्धि होती है। अगर जो 100 रुपए का 10% पहले आप क्या कर रहे थे? टैक्स दे रहे थे, और अब अगर जो 1000 रुपए हो जाएगा तो 1000 रुपए का आप 10% देंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? प्रगतिशील करारोपण होता है। इसे समानता के सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि भैया जिसके पास कम पैसा है वो जिसके पास कम पैसा है वो क्या करेगा? कम टैक्स देगा। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा टैक्स देगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि व्यापार से लाभ होते हैं। व्यापार से लाभ क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चलिए ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, व्यापार से लाभ होते हैं। क्यों होते हैं? यहाँ पे पता है किसकी याद आना चाहिए? किसकी याद आनी चाहिए आपको? ठीक है, एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत सिद्धांत। ठीक है, निरपेक्ष लागत
सिद्धांत आपको यहाँ पे याद आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि व्यापार से लाभ इसलिए होते हैं इस तथ्य से कि विनिमय के फलस्वरूप प्रत्येक देश में विशिष्टीकरण तथा अधिक उत्पादन का पुनर्आवंटन और वर्धित कल्याण आते हैं। एब्सोल्युटली भैया भाई, अच्छी बात है। जैसे हम टेक्नोलॉजी जाते हैं दूसरे देश से खरीद करके लाते हैं, तो जब दूसरे देश से टेक्नोलॉजी खरीद के लाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम भी उत्पादन करेंगे और हमें भी उत्पादन में क्या मिलेगा, विशिष्टीकरण मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा कि व्यापार से लाभ होते हैं इस तथ्य से कि विनिमय के फलस्वरूप प्रत्येक देश के में विशिष्टीकरण तथा अधिक उत्पादन तथा पुनर्आवंटन और वर्धित कल्याण आते हैं। एब्सोल्युटली ठीक है भैया। कल्याण तभी आएंगे, कब आएंगे पता है ना, कल्याण कब आएगा, कल्याण भैया तभी आएगा जब उत्पादन में वृद्धि होगा। उत्पादन में वृद्धि होगा तो वस्तुओं की बिक्री ज्यादा होगी, बिक्री ज्यादा होगी तो आपके लाभ बढ़ेंगे, लाभ बढ़ेगा तो कल्याण में वृद्धि हो जाएगी, है कि नहीं, इजी सी बात है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि व्यापार से लाभ व्यापार के शर्तों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। थोड़ा आराम से पढ़िएगा, है ना। चलिए आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। और कारण क्या दिया है कि व्यापार से लाभ तुलनात्मक लागत अनुपात के अंतर पर निर्भर करते हैं। क्या ये बात सही है? चलिए यहाँ पे किसकी याद आनी चाहिए, किसकी याद आनी चाहिए सर, किसकी याद आनी चाहिए, रिकार्डो साहब की ना। तुलनात्मक लागत सिद्धांत किसने दिया था, रिकार्डो साहब ने दिया था कि नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर ए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, और कोई ए के अलावा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो रिकार्डो साहब क्या कहते हैं, एक छोटी सी बात कहते हैं कि जिस देश के पक्ष में, ठीक है, जिस देश के पक्ष में, सभी लोग रिकार्डो ही बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जिस देश के पक्ष में व्यापार शर्त होता है उस देश को व्यापार से लाभ होता है, और जिस देश के पक्ष में व्यापार नहीं होता है उसको क्या होता है, हानि होता है। यही तो कहते हैं ना। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि व्यापार से लाभ व्यापार की शर्तों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो ये एब्सोल्युटली ठीक है। ये क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं कि अगर जो व्यापार शर्त आपके पक्ष में है तो आपको लाभ मिलेगा, और व्यापार शर्त आपके पक्ष में नहीं है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ ये कहते हैं कि व्यापार से लाभ तुलनात्मक लागत के अनुपातों के अंतर पर निर्भर करता है कि तुलनात्मक लागत में कितना अंतर आ रहा है। तो ये बात तो भैया दोनों अलग अलग बातें हैं ना, तो एक की तरफ, ए ऑप्शन की तरफ क्यों आप लोग जा रहे हैं। जितने लोग भी यहाँ पे बी बोलेंगे ना सभी लोग का उत्तर ठीक होगा, और जितने लोग भी ए बोलेंगे आपका उत्तर सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा दोस्तों, क्योंकि रिकार्डो साहब की थियरी को जब आप पढ़ेंगे ना तो वो यही बात कहते हैं, सबसे पहले वो ये बात कहते हैं कि तुलनात्मक लागत के कारण क्या होता है, लाभ मिलता है। लेकिन अगर जो व्यापार शर्त आपके पक्ष में है तो आपको लाभ मिलेगा, व्यापार शर्त आपके पक्ष में नहीं है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक बोलेंगे। अगला प्रश्न, निम्न युग में से कौन सा एक सही रूप से सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बेसिकली बताना है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहे हैं, चलिए बताइए, बिल्कुल ठीक है। विनिमय मूल्य ह्रास किससे होता है, विनिमय में मूल्य का ह्रास कैसे होता है, बाजार तंत्र के माध्यम से होता है। अगर जो किसी वस्तु की मांग किसी वस्तु की मांग क्या है, किसी वस्तु की मांग अगर जो कम है और पूर्ति ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि मूल्य को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। वस्तु की मांग कम है और पूर्ति ज्यादा है तो वस्तुओं की कीमत में कमी करनी पड़ेगी, देयर इज नो डाउट। अगला है अवमूल्यन, जो है सरकार की नीतिगत कार्रवाई है, बिल्कुल ठीक है। अवमूल्यन सरकार जब करता है तो मतलब इस पे इसकी पूरी अथॉरिटी किसके पास होती है, सरकार के द्वारा ही होती है कि अवमूल्यन करना है कि नहीं करना है।
औस्फीति एब्सोल्युटली ठीक है। औस्फीति जो है वो क्या सस्ती मुद्रा नीति है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। औस्फीति जो है वो सस्ती मुद्रा नीति है। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। औस्फीति में सस्ती मुद्रा नीति ही तो अपनाई जाती है, और विनिमय नियंत्रण जो होता है वो विदेशी विनिमय नियंत्रण के माध्यम से थोड़ी होता है। ये किसके माध्यम से होता है? ये बाजार तंत्र के माध्यम से होता है। इसके माध्यम से, बाजार तंत्र के माध्यम से। और बाजार तंत्र का माध्यम का मतलब क्या है सर? बाजार तंत्र का माध्यम का मतलब यह है कि विनिमय नियंत्रण जो होता है, विनिमय जो होता है वो मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे निर्धारित होता है ना? तो जितने लोग भी डी बोलेंगे यहाँ पे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक होगा। देखिए कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं सर, कि विनिमय नियंत्रण जो होगा वो विदेशी विनिमय नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आएगा। विनिमय नियंत्रण जो होता है वो बाजार तंत्र के द्वारा होता है, अर्थात विनिमय जो होता है वो मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। दिया है कि संस्था, इधर संस्था दिया गया है और इधर दिया गया है प्रमुख उद्देश्य। ठीक है, तो ये जो संस्थाएं बनाई गई हैं इनके उद्देश्य क्या है बेसिकली आपको बताने। चलिए भाई, सभी लोगों से निवेदन है कि लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। चलिए सभी लोगों से निवेदन है एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। बिल्कुल ठीक है। और एमपी सेट का नया बैच प्रारंभ हो गया है। जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डायरेक्ट भी आप वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए डी बोल रहे हैं कुछ लोग आगे। इसमें डी कहां पे दिया है भाई? डी कहां पे दिया है इसमें? डी दिया है क्या? डी तो दिया ही नहीं गया है। तो क्या उत्तर होगा? कमेंट करके बताइए, बढ़िया प्रश्न है। आईएमएफ, आईएमएफ की बात करें, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें दोस्तों, तो ये सदस्य देशों के भुगतान संतुलन असाम्य के अंश को कम करने हेतु क्या प्रदान करता है? साख प्रदान करता है। ठीक है। अंकटाड की बात करें दोस्तों, तो अंकटाड जो है ये विकसित एवं विकासशील देश के बीच व्यापार संबंधी विकासात्मक मुद्दे पर सामंजस्य स्थापित करता है। देयर इज नो डाउट। उसके बाद दोस्तों विश्व बैंक की बात करें, तो विश्व बैंक क्या करता है? विश्व बैंक क्या करता है? कमेंट करके बताइए कि विश्व बैंक क्या करता है। तो सबको पता होगा कि सदस्य देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के संवर्धन हेतु कार्य करता है। और WTO जो है दोस्तों ये क्या करता है? व्यवहारिक एवं टिकाऊ बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के संवर्धन के लिए कार्य करता है। तो क्या बोल रहे हैं सर? 4, 2, 3 और 1, 4, 2, 3 और 1। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 4 के बाद क्या आ रहा है? 4 के बाद 2, फिर 3 और फिर 1। तो ऑप्शन नंबर यही होना चाहिए जो भी ऑप्शन दिया हो। तो आईएमएफ क्या करता है? अपने सदस्य देशों में आय भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए ये आपको ऋण देता है या साख देता है। और अंकटाड क्या करता है? विकसित एवं विकासशील देशों के बीच व्यापार संबंधी विकासात्मक मुद्दों पर सामंजस्य विकसित करता है। और विश्व बैंक जो है दोस्तों वो सदस्य देशों में सामाजिक आर्थिक विकास में संवर्धन हेतु कार्य करता है। और WTO पता ही है दोस्तों की बहुपक्षीय व्यापार से संबंधित है ना? तो जितने लोग भी 4, 2, 3 और 1 बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न है कि चल योजना अर्थात रोलिंग प्लान से तात्पर्य एक ऐसी योजना से है जिसमें क्या होता है? रोलिंग प्लान में बेसिकली क्या होता है आपको यहाँ पे ये बताना है। चलिए भाई, रोलिंग प्लान में क्या होता है? सभी लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, अनवरत योजना, है ना? अलग अलग आता है ये प्रश्न। कभी अनवरत योजना देता है, कभी एक चल योजना देता है, या कभी रोलिंग प्लान देता है। ये तीनों शब्द आपको याद रखने हैं, समझ? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसकी अवधारणा किसने दी थी रोलिंग प्लान की?
किसने दी थी? कोई कमेंट करके मुझे बताएगा किसने दी थी? ठीक है, गुरनार मेडल ने दिया था। रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने दिया था? गुरनार मेडल साहब ने दिया था। और इसमें इन्होंने प्रत्येक वर्ष उसके आवंटन तथा लक्ष्य को परिवर्तित करने की बात किया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, अब ये जो रोलिंग प्लान है, अब ये खत्म कर दिया गया है। ठीक है, 1980 में ये प्लान क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया। तो एक चल योजना, या तो एग्जाम में पूछेगा एक चल योजना का तात्पर्य क्या है, या रोलिंग प्लान का तात्पर्य क्या है, या अनवरत योजना का तात्पर्य क्या है। तो ये योजना किसने दिया था? गुरनार मेडल साहब के द्वारा दिया गया। और इसमें यह कहा गया कि प्रत्येक वर्ष आवंटन एवं लक्ष्य को क्या करते रहना चाहिए? परिवर्तित करते रहना चाहिए। तो सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास प्रक्रिया से तात्पर्य है। ये इजी सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है ना? इजी सा प्रश्न है और बहुत आसान सा प्रश्न है। याद आना चाहिए कि सर आर्थिक विकास जो देखने को मिलता है वो कहां पे देखने को मिलता है? विकासशील देशों में देखने को मिलता है। और आर्थिक समृद्धि विकसित देशों में देखने को मिलता है। आर्थिक समृद्धि विकसित देशों में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि आर्थिक समृद्धि जो होता है उसमें केवल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और तकनीकी में अंतर होता है। वहां पे आधारभूत संरचना, समाज का स्टेटस ऑलरेडी बहुत ऊपर होता है, तो इसलिए ये सारी चीजें बदल नहीं सकती। लेकिन आर्थिक विकास जो होता है वो विकासशील देश में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेक्टर ऐसे होते हैं जो पिछड़े हुए होते हैं। यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली बहुत अच्छा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक विकास विकासशील देशों में देखने को मिलता है, जहां पे राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ मानव के आधारभूत संरचना में परिवर्तन होता है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, ये सारी चीजें क्या होती है? इंप्रूव होती हैं। लोगों का लाइफ स्टाइल क्या होता है? ठीक होता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय आय में क्या होती है? वृद्धि। अगला प्रश्न, भारत जैसे सघन जनसंख्या वाले देश में घटती हुई दर के साथ जनसंख्या की उच्च जन्म दर का परिणाम क्या है? देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है, बहुत मजेदार सा प्रश्न है, बहुत मजेदार सा प्रश्न है। थोड़ा सा नहीं, बहुत शानदार सा प्रश्न है ये। थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न को, है ना? ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में गलत करना है। प्रश्न को थोड़ा सा धीरे से समझिएगा और उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भैया? डी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, सभी लोग डी बोलेंगे। और कोई डी के अलावा और कोई नहीं बोलेगा? डी के अलावा कोई नहीं है? तो जितने लोग भी भैया डी बोलेंगे ना, सभी लोग ठीक बोलेंगे कि देखिए, भारत जैसे सघन जनसंख्या वाले देश में घटती हुई दर के साथ जनसंख्या की उच्च जन्म दर का परिणाम ये होगा कि आश्रितता के भार में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। देखिए यहां तक ये आपको एग्जामिनर जो है ना वो भटकाना चाहता है, यहां तक वो आपको भटकाना चाहता है, यहां तक वो भटकाना चाहता है। ये नहीं कह रहा है कि आपकी जनसंख्या में कमी आ रही है, कह रही कि घटती हुई दर में कमी आनी चाहिए। अर्थात जैसा कि आपने देखा था कि भारत में जनसंख्या वृद्धि निरंतर चलता रहा, लेकिन 1911 से लेके 1921 तक जनसंख्या में लगभग -0.5% की कमी आई थी। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या महाविभाजक वर्ष। ऐसा नहीं है कि जनसंख्या में कमी आई थी, जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही थी उसके दर में कमी आई थी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर जो जन्म दर ऊंचा होगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आश्रितता भार बढ़ेगी। एक फैमिली में बहुत सारे लोग एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे? आश्रित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली ठीक है। अगला, कि निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बेसिकली आपको बताना है। ये भी प्रश्न बहुत शानदार सा है, ये प्रश्न बहुत मजेदार सा है। आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन बोल रहा है?
डी बोल रहे हैं आप लोग, और कोई डी के अलावा? डी के अलावा? चलिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर आ रहा है? डी बोल रहे हैं सभी लोग। उत्प्रेरित बेकारी का मतलब होता है कि सरकार की कर, कल्याण एवं नियामक नीतियों की बढ़ती जटिलता एवं पारस्परिक क्रिया। सभी लोग डी बोलेंगे भैया, सभी लोग डी बोलेंगे। चक्रीय बेरोजगारी आपने नहीं देखा है क्या? चक्रीय बेरोजगारी या चक्रीय बेकारी के बारे में आपने नहीं पढ़ा है क्या? बताइए। सभी लोग डी बोल रहे हैं, और कोई भैया? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सभी लोग डी बोल रहे हैं, और कोई? चलिए, तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उत्प्रेरित बेरोजगारी बोल रहे हैं, थोड़ा एक बार और प्रश्न को करिए। बहुत सारी गलतियां आ रही है, बहुत सारी गलतियां आ रही हैं, एक बार और इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है। चलिए, जैसा कि मैं आपके उत्तर को देख पा रहा हूं, जो चक्रीय बेरोजगारी होती है ना सर, जो चक्रीय बेरोजगारी होती है, ये अर्थव्यवस्था में जो व्यापार चक्र के उतार चढ़ाव आते हैं, व्यापार चक्र के जो उतार चढ़ाव आते हैं, तो उसमें क्या होता है, चक्रीय बेरोजगारी देखने को मिलती है ना। व्यापार चक्र का उतार चढ़ाव, इसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं सर, हम लोग इसमें यही तो पढ़ते हैं ना कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, एक समय क्या होता है, अर्थव्यवस्था मंदी पे होता है, ठीक है। उसके बाद समृद्धि आती है, समृद्धि आती है, उसके बाद पुनः क्या होता है दोस्तों कि फिर से उत्पादन घटने लगता है और फिर से मंदी का स्तर आ जाता है, फिर मंदी से पुनरुत्थान होता है, फिर से समृद्धि आ जाती है। तो व्यापार चक्रों का जो उतार चढ़ाव होता है, उसके कारण चक्रीय बेरोजगारी को देखने को मिलता है। जब मंदी आएगी तो उत्पादन का स्तर कम होगा, उत्पादन का स्तर कम होगा तो लाखों करोड़ों श्रमिक जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। जब समृद्धि का समय आएगा तो लाखों करोड़ों श्रमिक क्या हो जाएंगे, रोजगार प्राप्त कर पाएंगे। फिर समृद्धि से जब मंदी आएगा तो फिर उत्पादन का स्तर कम हो जाएगा, और उत्पादन का स्तर कम होते ही क्या होगा कि लाखों करोड़ों श्रमिक क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। इतने सारे लोग गलत क्यों कर दिए इस प्रश्न को, इजी सा प्रश्न था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर मिहिर कश्यप जी मैंने बताया था, उत्प्रेरित बेकारी का मतलब ये होता है कि सरकार की कर, कल्याण तथा नियामक नीतियों की बढ़ती जटिलता एवं पारस्परिक क्रियाओं के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है। जैसे कि देखिए क्या है, पीजीटी की वैकेंसी आ गई है ना। अब यहाँ पे अगर जो सरकार ठीक तरीके से कार्य कर देता, ठीक है, थोड़ा सा आयोग पे प्रेशर बन जाता तो आयोग एग्जाम ले लेता तो बहुत सारे लोग की बेरोजगारी खत्म हो जाती है ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य नहीं है? थोड़ा सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है, तो निवेदन है सभी लोगों से कि एक बार लाइक और शेयर किया करिए। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी सर, पता है कि नहीं? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, पता है कि नहीं? 1952 को हुई थी। चलिए बताइए, बिल्कुल ठीक है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। तो आपसे कोई ये पूछे कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये क्या करता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 को, और राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और इसका कार्य क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना। अब तो हालांकि पंचवर्षीय योजना है ही नहीं, तो अब नीति आयोग हो जाएगा। महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक नीतियों की जांच करना, एब्सोल्युटली ठीक है। और योजना क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रशासकीय सेवाओं की कुशलता में सुधार लाना। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि राज्यों के बीच बजटीय आवंटन का निर्णय करना, सभी लोग का उत्तर ठीक है, क्योंकि ये कार्य कौन करता है, ये कार्य सर करता है वित्त आयोग। और वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है,
280 क के अंतर्गत मिलता है। इसका गठन कौन करता है? इसका गठन करता है राष्ट्रपति प्रत्येक 5 साल पे, है ना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सन 1991 से भारत की औद्योगिक नीति का तत्व नहीं है? ये बढ़िया सा प्रश्न है। चलिए, ये बहुत मजेदार सा प्रश्न है, बताइए भाई। ऑप्शन नंबर क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। और कोई? चलिए, नई औद्योगिक नीति की बात हो रही है, एलपीजी मॉडल, एलपीजी की मॉडल की बात हो रही है। देखिए, आपको छोटी सी बात आनी चाहिए कि एलपीजी मॉडल में यार एकाधिकार को बढ़ावा नहीं दिया गया। जो आयात निर्यात या उद्योग से संबंधित जो भी समस्याएं थी, जो लाइसेंस लेने वाली प्रथा थी, केवल 6 क्षेत्रों को छोड़ के कहा गया कि आप मुक्त हैं, आप कोई भी फर्म स्थापित कर सकते हैं, केवल रासायनिक कारखाने नहीं खोल सकते हैं, तंबाकू, एल्कोहल या कुछ इस प्रकार का जो समाज को हानि पहुंचा दे उस प्रकार का आप फर्म नहीं खड़ा कर सकते हैं या आप कंपनी खड़ा नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आपको छूट है। तो क्या उत्तर होगा सर? इसका उत्तर क्या होगा? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ऊर्जा विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। तब तो ये नहीं था कि ऊर्जा विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार हो। देखिए, पता है आप लोग ऑप्शन नंबर सी क्यों बोल रहे हैं? आप लोग ये लॉजिक लगा रहे हैं कि सर जी देखिए, ऊर्जा विकास पे तो सरकार ने अपने पास क्या रखा था अपने पास वो एकाधिकार, उसे एकाधिकार नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ी। ठीक है, बिजली के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये ऊर्जा विकास की बात हो रहा है। तो ऊर्जा विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार की कहीं ये बात नहीं की। यहाँ पे ये देखिए, ये कह रहे सार्वजनिक क्षेत्र, है ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक होने वाला है ना। अच्छा, मैं कुछ और बोल दिया था क्या? शायद शब्द मेरे मुंह से गलत निकल गया था, है ना, कुछ मैं शायद बोल दिया था, तो मतलब सी ही इसका उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न की कीमत विभेदीकरण कब संभव नहीं होगा? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, कीमत विभेदीकरण कब संभव नहीं होगा? चलिए, बिल्कुल ठीक है। कीमत विभेदीकरण सबको पता होता है कि कीमत विभेदीकरण क्या होता है सर? सबको पता है कि नहीं पता है? कीमत विभेदीकरण कहाँ पे पाया जाता है? एकाधिकार में पाया जाता है। एकाधिकार में पाया जाता है, जहां पे एक ही लागत की वस्तुओं को अलग अलग बाजारों में अलग अलग मूल्यों पे बेचा जाए, इसे ही कीमत विभेदीकरण बोलते हैं। और कीमत विभेदीकरण का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो क्या है? रेलवे है। ठीक है, जब आप ट्रेन में यात्रा करेंगे तो एक जो कोच होता है क्या होता है? जनरल का होता है। एक जो होता है वो क्या होता है? स्लीपर का होता है। एक जो होता है वो एयर कंडीशन होता है। ठीक है, सबको दूरी एक ही तय करनी है, सभी लोग एक निश्चित स्थान पे ही जाएंगे, लेकिन जनरल वाले के लिए जनरल को सबसे कम पैसा देना पड़ता है, उससे ज्यादा स्लीपर वाला देता है, और सबसे ज्यादा कौन देता है? एसी वाला देता है। तो ये क्या है? कीमत विभेदीकरण का उदाहरण है। लेकिन कीमत विभेदीकरण कब संभव नहीं होगा? ये तब संभव नहीं होगा, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में ये संभव नहीं होता है सर। इसलिए नहीं होता है क्योंकि क्रेता और विक्रेता सभी को क्या होता है? बाजार का ज्ञान होता है। इसमें आप मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर जो कीमत निर्धारित होता है उसके आधार पर अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, न कि आप खुद के बॉस होते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, प्रतिनिधि फर्म वह फर्म है, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न आ गया। और देखिए दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे वर्तमान समय में 3 क्लासेस चल रही हैं। एमपी सेट का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, एमपी सेट का नया बैच प्रारंभ हो गया है। यूपी टीजीटी पीजीटी का चल ही रहा है। झारखंड टीजीटी पीजीटी की क्लास चली रही है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने भी अभी तक एडमिशन नहीं लिया, आप जरूर लीजिए। वहां पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। टेस्ट दीजिए, अपना इवैल्यूएशन करिए, कैसी तैयारी चल रही है, एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और करंट भी आपका कवर करा दिया जाएगा। तो
दोस्तों एप्लीकेशन पे ईमानदारी से पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी बैचेज हैं, हर बैच अलग अलग है और आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से डायरेक्ट आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या जो फीस है उस फीस को इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे तो आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए, प्रतिनिधि फर्म क्या होता है भैया? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई गलत करेगा, कि प्रतिनिधि फर्में ऐसी फर्में होती हैं जो पुरानी होती हैं तथा प्रबंध कुशल होती हैं, आंतरिक एवं बाह्य बचतें दोनों प्राप्त करती हो और पर्याप्त सफल हो। आंतरिक बचत का मतलब क्या होता है सर? कि जब आप अपने फर्म के अंतर्गत अपने कंपनी में कोई सुधार करते हैं, भूमि पूंजी श्रम में कोई सुधार करते हैं, तो जो उससे लाभ मिलता है। और बाह्य बचतों का मतलब क्या होता है? कि जब उद्योग में कोई नया फर्म आता है और उसके कारण आपको लाभ मिलता है तो उसे बाह्य बचतें बोलते हैं। तो प्रतिनिधि फर्म में क्या होता है? पुरानी हो, प्रबंध कुशल, जैसे साबुन में लाइफ बॉय, बिस्किट में लक्स, है ना। अगला प्रश्न, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में साम्य फर्म की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। साम्य की बात हो रही है, क्या उत्तर होगा? अर्थशास्त्र में साम्य फर्म की अवधारणा किसने दिया था? बिल्कुल सही है, बी बोल रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल ठीक है। तो साम्य कहाँ होगा? क्या कहा था पीगू साहब ने कि फर्म में क्या होना चाहिए? ना ही संकुचन होना। एक फर्म जो होगा वो साम्य अर्थात संतुलन में कब रहेगा? जब उस फर्म में ना ही संकुचन की गुंजाइश हो और ना ही विस्तार की गुंजाइश हो। तो अगर जो कोई फर्म ना ही अपना संकुचन कर पाए और ना ही विस्तार कर पाए तो ऐसी स्थिति में ये फर्म क्या है? साम्य की अवस्था में है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर पीगू से आपको कर रहे हैं कि साम्य फर्म की अवधारणा जो दिया था वो पीगू साहब ने दिया था। और क्या कहा था? याद आना चाहिए कि अगर जो साम्य में कोई असंतुलन आता है तो बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो उसे संतुलन में लाने का प्रयत्न करती हैं। उदाहरण देते हैं, जैसे जैसे जहाज की उदाहरण वो देते हैं, भारी पेदे वाले जहाज का उदाहरण देते हैं। अगला ये प्रश्न बहुत आसान सा है, लेकिन देखिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गलत होगा, है ना। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गलत होगा कि वैल्यू एंड कैपिटल के लेखक कौन है? ये पुस्तक। चलिए, इजी सी बात है भाई। जितने लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से आपकी क्लास होती है। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर ए की बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सभी लोग ये बोलेंगे क्या? सभी लोग एक बोलेंगे, हिक्स की बात करेंगे। सभी लोग का उत्तर ठीक है। वैल्यू एंड कैपिटल जो पुस्तक है वो इसके लेखक कौन है? जे.आर. हिक्स साहब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, जनसंख्या की बाजार पूर्ति निर्भर करती है। चलिए, जब 2-4 लगातार प्रश्न आसान आने लगते हैं तो मुझे भी बहुत मजा नहीं आता है। कुछ प्रश्न आने चाहिए। देखिए, अब 2-3-4 प्रश्न ऐसे लगातार है जो बहुत आसान है। अब ये तो सभी को पता होगा, है ना। जो बिल्कुल गोलू होगा उसको भी पता होगा ये प्रश्न। क्या उत्तर होगा? गोलू का मतलब है जो बहुत इनोसेंट हो, है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे सभी लोग, बिल्कुल सही है कि बाजार की पूर्ति किस पे निर्भर करती है? जनसंख्या का अगर जो आकार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि श्रम का विभाजन देखने को मिलेगा। श्रम का विभाजन देखने को मिलेगा तो विशिष्टीकरण देखने को मिलेगा, है ना। जब श्रम का विभाजन मिलेगा तो विशिष्टीकरण आएगा। जिसको जो कार्य पसंद है वही कार्य वो करने के लिए क्या होगा? तत्पर होगा। अब आप कहेंगे सर जी आज के समय में ऐसा है क्या? ये चूंकि ये सारी थियरी जो है ना वो बहुत पहले दी गई है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या है? करेक्ट है। क्योंकि अब आप शादियों में भी देखिए, जो वीडियोग्राफी वाला आता है, पहले एक आता था और वही लाइट वाइट लेकर के पूरा वीडियोग्राफी का काम कर देता था। अब वीडियोग्राफी वाले भी आ रहे हैं तो पूरा टीम से आ रहे हैं, 10 कम से कम 5 से 10 लोग आ रहे हैं। उनका काम क्या हो गया? अलग अलग हो गया है। तो उन्होंने क्या कर लिया है? विशिष्टीकरण प्राप्त कर लिया है, ठीक है। आर्थिक विकास की स्थिति में बिल्कुल ठीक है। अगर जो आपकी आर्थिक विकास मतलब आप तो विकासशील है तो मानव के कल्याण में वृद्धि आ रही है, मानव का लाइफ स्टाइल बढ़ेगा तो उनके अंदर
निवेश करने की क्षमता बढ़ेगी। जनसंख्या में श्रम शक्ति का अनुपात, बिल्कुल ठीक है। श्रम शक्ति का अनुपात क्या है? श्रम शक्ति मतलब क्या? 15 से 64 वर्ष। अगला प्रश्न, क्या उत्तर होगा? सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से संबंधित अर्थशास्त्री कौन है? यह बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कि सीमांत उत्पादकता से संबंधित अर्थशास्त्री कौन कौन है? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए सेशन को। क्या उत्तर होगा? उसमें भी अब विशिष्टीकरण आ गया है, वो क्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक ड्रोन का इस्तेमाल होता था वीडियोग्राफी के लिए, अब वो बड़े बड़े क्रेन ला रहे हैं। आज मैं एक लोगों से मिला तो उन्होंने कहा कि हमारे पास क्रेन भी है ना। तो 3-4 स्कीम उन्होंने बताया, ऐसी बात हो रही थी, परिचय के ही थे तो मतलब ये क्या कर रहे हैं? विशिष्टीकरण हासिल कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्या उत्तर होगा कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से संबंधित कौन है? तो ये मार्शल साहब की बात हो रही है, एब्सोल्युटली ठीक है। जेबी क्लार्क साहब की बात हो रही है, हिग्स की बात हो रही है, विक्सटीड, और साथ ही साथ में एक दो और अर्थशास्त्रियों को याद रखिएगा, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन को भी याद रखिएगा, ठीक है, और वालरा को भी याद रखिएगा। ये सभी लोग किससे संबंधित हैं? ये हैं सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि ऋण योग्य राशियों के ब्याज निर्धारण सिद्धांत में मांग वक्र में शामिल किया जा सकता है। किसको शामिल किया जाता है भाई? चलिए, क्या उत्तर होगा? पृष्टि शर्मा जी, सुमन जी, बिंदेश जी, रोहित कुमार जी, अफसाना सिद्दीकी जी, IM जी, अमरेश यादव जी, मीना शुक्ला जी, वैभव सिंह जी। चलिए बताइए भैया, क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बी सभी लोग बोल रहे हैं। बी के अलावा कोई नहीं है? बी के अलावा कोई नहीं है? कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो ऋण योग्य राशियों के ब्याज निर्धारण सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया था? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसमें मांग वक्र में शामिल किसको किया जाता है? उपभोग संचय एवं विनियोग को। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सभी लोग बी ही बोल रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक है। तो ऋण ऋण योग्य राशियों के ब्याज निर्धारण सिद्धांत में मांग वक्र में किसको शामिल किया जाता है? उपभोग एवं उपभोग संचय एवं विनियोग को। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। कमेंट करके बताओ यार कि ब्याज निर्धारण सिद्धांत किसने दिया था ऋण योग्य राशियों का, है ना? बताइए कमेंट करके। बिल्कुल ठीक है, याद रखिएगा विक्सेल साहब को प्रश्न पूछता है। किसने दिया था? विक्सेल साहब ने दिया था। तो ऋण योग्य राशियों के ब्याज निर्धारण सिद्धांत की बात कौन करते हैं? विक्सेल साहब करते हैं, और ये कहते हैं कि मांग वक्र में क्या शामिल होता है? उपभोग संचय एवं विनियोग, ठीक है। इसी के द्वारा बैंक जो होते हैं, बैंकों के द्वारा साख का निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली ठीक है। अगला, कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। पूर्ति अपनी मांग का उत्पन्न करती है, इजी सी बात है भाई, बचपन से पढ़ते आए हैं। इस प्रश्न को मैं दो तीन सेशनों में लेके आया हूं, और मैं इसलिए लेके आया हूं कि आप इस बात को समझ पाए कि यहां से दो प्रश्न बनते हैं। एक तो पूर्ति अपनी मांग का सृजन उत्पन्न करती है, और एक आता है मांग अपनी पूर्ति उत्पन्न करती है, या मांग अपनी पूर्ति का सृजन करती है। ये दोनों एक ही अर्थशास्त्री के द्वारा नहीं कहा गया है, ये दोनों अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा कहा गया है। तो ये तो सबको पता होगा सर कि जेबी साहब ने कहा था कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, लेकिन मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है, ये बात किसने कहा था सर? तो ये बात केन्स साहब के द्वारा कहा गया। मैं बार बार बोल रहा हूं, हजारों लोग इस प्रश्न को गलत करते हैं, हजारों लोग इस प्रश्न को गलत करते हैं, हजारों लोग इस प्रश्न को गलत करते हैं कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है किसने कहा था, और मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है ये किसने कहा था। तो दोनों अलग अलग है। तो याद रखिएगा कि पूर्ति की जहां पे पहले बात हो वो जेबी से साहब से संबंधित है, और जहां पे मांग की सबसे पहले बात हो
वहां पे केन साहब है। तो याद रखना है कि पूर्ति अपनी मांग उत्पन्न करती है, जेबी शेष साहब का कहना है, और मांग अपनी पूर्ति उत्पन्न करती है, ये केन साहब का कहना है। अगला कि फीसर का मुद्रा मूल्य सिद्धांत किस पे आधारित है। चलिए भाई, फीसर साहब को रोज रोज प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, है ना। एम भी इज इक्वल टू पीटी, एम भी इज इक्वल टू पीटी। क्या कहते हैं भैया कि मुद्रा की मात्रा में अगर जो वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि आती है। सॉरी, कीमत स्तर में क्या होती है, 2 गुने की वृद्धि आती है, और मुद्रा के मूल्य में क्या होता है, आधे की कमी आ जाती है। याद आया कि नहीं आया। तो जितने लोग भी क्या बोलेंगे, मुद्रा की मात्रा पर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि मुद्रा की मात्रा में अगर जो वृद्धि होगी तो कीमत स्तर बढ़ेगा। मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है मतलब आप धनवान हो रहे तो मांग ज्यादा करेंगे तो कीमत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कीमतें बढ़ जाएंगी, तो मुद्रा का जो मूल्य होगा, अब अधिक पैसे आप देंगे लेकिन फिर भी आपको वस्तुएं कम मिलेंगी, मतलब क्या हो जाएगा, मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा कथन ठीक है भाई, चलिए बताइए इसमें से कौन सा कथन ठीक है। जितने लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से आपकी क्लास होती है, और जिन लोगों ने भी लाइक और शेयर नहीं किया है जरूर लाइक और शेयर करिए। लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इस टाइम 3 बैचेज चल रहा है, एमपी सेट के लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, और झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए। यहाँ पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ईमानदारी से वहां पे सारी चीजों को पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडमिशन ओपन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन से भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या जो आपकी फीस है इस नंबर पे आप पेमेंट करके गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे तो भी आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। एमपी सेट की फीस 2500 रुपए है, और यूपी टीजीटी पीजीटी और झारखंड टीजीटी पीजीटी फीस 2000 रुपए है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है, कि बैंक साख सृजन अपनी नगद जमाओं के आधार पे करते हैं। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है, कि जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, साख का सृजन अपनी नगद जमाओं के आधार पे करते हैं। तो साख का सृजन कौन करता है, व्यापारिक बैंक की करती है, और साख पे नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, केंद्रीय बैंक करता है। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, सृजन व्यापारिक बैंक, नियंत्रण केंद्रीय बैंक। अगला, नियंत्रण वही करेगा ना जो सबसे बड़ा होगा, इसलिए आरबीआई सबसे बड़ा है, नियंत्रण करता है। चलिए बताइए, व्यापार की तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मुख्य मान्यता क्या है। किसने दिया था भैया, किसने दिया था तुलनात्मक लागत सिद्धांत की बात, रिकार्डो साहब ने कहा था। चलिए क्या उत्तर होगा सर, बता दीजिए मुझे। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं कुछ लोग। बिल्कुल, क्या कहा था इन्होंने, कहा था कि एक राष्ट्र को उन वस्तुओं पर फोकस करना चाहिए जिसमें राष्ट्र को विशिष्टीकरण हासिल है। ठीक है, और उसके उत्पादन में दूसरे की अपेक्षा कम लागत आपको लग रही है। जहां आपकी लागत कम हो इसी प्रकार की वस्तुओं का आप उत्पादन करिए और फिर ले जाकर के उसको अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचिए। इजी सी बात उन्होंने बताई थी। तो क्या कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि दो देशों के बीच साधन जो है वो अगतिशील है। अगर जो साधन अगतिशील है तभी तो आप अपने देश में विशिष्टीकरण प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है, अपने संसाधनों से। लेकिन अगर जो साधन गतिशील नहीं होंगे तो आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि साधनों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है ना, एक देश से दूसरे देश तक साधन को नहीं ले जाया जा सकता है। साधन जो है वो क्या है, गतिशील नहीं है, अर्थात अगतिशील है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला, भुगतान शेष दर्शाता है, ये बहुत आसान सा प्रश्न है। भुगतान शेष के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं भैया, चलिए बताइए, भुगतान शेष के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं।
चलिए, भुगतान से इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं बताइए। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। बार बार हम लोग देखते हैं, बार बार पढ़ते हैं। भुगतान से इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? कोई एक देश है, जैसे मान लीजिए अपना देश क्या है, इंडिया है, भारत है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो विश्व के अन्य सभी देशों के साथ क्या करेगा? व्यापार करेगा, ठीक है। इंग्लैंड, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, रसिया, ठीक है। तो एक देश के द्वारा अन्य देशों के अन्य देशों को किया गया भुगतान और प्राप्तियां जो होता है, इसी का लेखा जोखा जो होता है वो भुगतान शेष के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न, छिपी हुई बेरोजगारी से तात्पर्य। इजी सी बात है भाई। कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? ऋणात्मक होती है सर। कितने लोग सहमत होंगे ऋणात्मक से? बता दीजिए मुझे। चलिए, छिपी हुई बेरोजगारी से तात्पर्य क्या होता है? छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पे पाई जाती है? मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है सर? दो लोगों की जरूरत होती है कार्य करने के लिए, और दो की जगह पे दो और लग जाते हैं, चार लग जाते हैं, लेकिन उत्पादकता के स्तर में कोई क्या होती है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भूमि जो है उसकी एक निश्चित उर्वरा शक्ति है, ठीक है। बार बार बोलता हूं, अगर जो 2 एकड़ की आपकी भूमि है, दो लोग मिलके इसमें 2 क्विंटल इस गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, इनके एक एक बच्चे हो गए, दो लोग और आ गए, 4 लोग भी मिलके उत्पादन करेंगे, तो ये जो 2 एकड़ की भूमि है वो 2 एकड़ ही अनाज उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी उर्वरा शक्ति क्या है दोस्तों? ये इसकी उर्वरा शक्ति स्थिर है, ठीक है। श्रम बढ़ा के उत्पादन केवल नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो दो नए आए हैं ना, इनको ये लगता है कि भैया हम क्या है, रोजगार प्राप्त है हमको, लेकिन इनके उत्पादन में लगे रहने या न लगे रहने से कोई असर नहीं पड़ता है। तो क्या होता है? श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न, वणिकवादी विश्वास रखते थे। इजी सी बात है भाई। वणिकवादियों के बारे में पढ़ा है या इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू कर दिया है? तो बस यहीं से पढ़ना शुरू कर दिया है एडम स्मिथ साहब का। बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, यहां से शुरू करते हैं 1776 से। लेकिन क्या आपने कभी वणिकवादियों के बारे में पढ़ा है? बताइए मुझे कमेंट करके। बिल्कुल ठीक है। ये जो वणिकवादी थे ना सर, ये 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक रहे, ठीक है। 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक रहे, ठीक है। 17वीं शताब्दी तक रहे, है ना। इनका क्या कहना था? इनका ये कहना था कि जो बहुमूल्य धातु है, जैसे सोना हो गया, जैसे चांदी हो गया, जैसे हीरा हो गया, ठीक है, ये जितना आप अपने पास रखेंगे ना, उतना ही आप अमीर कहलाएंगे, ठीक है। तो इनका ये मानना था कि जो धन है उसको किस रूप में रखना चाहिए? सोना, चांदी, हीरा, ठीक है, किस रूप में रखना चाहिए? अपने देश, अपने राज्य से दूसरे राज्य में सोना, चांदी, हीरा नहीं जाना चाहिए, लेकिन दूसरे राज्य से सोना, चांदी, हीरा हमारे देश में आना चाहिए। उनका ऐसा मानना था। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली सही है। अगला प्रश्न, निर्धनता का दुष्चक्र तोड़ा जा सकता है। निर्धनता का दुष्चक्र तोड़ा जा सकता है। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? कमेंट करके बताइए। और झारखंड से जितने लोग भी जुड़े हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको जो वन लाइनर वर्तमान समय में प्रोवाइड करा जा रहा है, उसको 2-3 बार खूब ठीक तरीके से पढ़िए। याद करने का प्रयास ना करिए, उसको बस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। उसमें मैक्सिमम चीजें आपको आती हैं, जो नहीं आती हैं उसको भी थोड़ा सा तैयार करने का प्रयास करिए, क्योंकि आपके एग्जाम में वन लाइनर टाइप के ही प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं और करंट, ठीक है। तो करंट में बस कराने वाला हूं, और वन लाइनर एक तरफ आप पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़िए, जो थियरी पढ़ाई जा रही है। समय मिले तो कंप्लीट थियरी को पढ़िए, फिर वन लाइनर को पढ़िए, टेस्ट दीजिए वहां पे सब कुछ, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि, और एक बात और है कि झारखंड पीजीटी में जो लोग फॉर्म को ठीक तरीके से सबमिट नहीं किए थे, उनका
बहुत सारे लोग का रिजेक्ट भी हुआ है। मेरे ख्याल से 1700 लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एप्लीकेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। उसको आप क्या करिए कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और मैंने वो पीडीएफ आपको भेजा है जहाँ पे रिजेक्शन, जो लोग रिजेक्ट हुए हैं उनका रोल नंबर दिया गया है। देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ठीक है, उसमें ये था कि जिन लोगों ने ठीक तरीके से फॉर्म नहीं भरा या फीस में लेट कर दिया, उन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। लगभग क्या होता, वहां पे 1700 लोग रिजेक्ट हुए, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। निर्धनता का दुष्चक्र तोड़ा जा सकता है। कैसे तोड़ा जा सकता है भैया? निर्धनता का दुष्चक्र क्या होता है? किसकी याद आनी चाहिए? किसकी याद आनी चाहिए? रेगनर नर्स साहब की याद आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो एक कोई भी देश जो है, जो निर्धनता के दुष्चक्र में फंसा हुआ, यहाँ पे क्या है, लोगों की आय कम है। जब लोगों की आय कम होगी तो लोग निवेश कम करेंगे, निवेश कम करेंगे, उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा, आय प्राप्त कम होगा। ठीक है, तो आय पहले भी कम थी, अभी भी कम रहेगी, तो वो मांग व आपूर्ति दो पक्षों की बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप संरचनात्मक अगर जो परिवर्तन करेंगे, तो संरचनात्मक परिवर्तन का क्या मतलब होता है कि सरकार क्या करे, अच्छी सड़क बनवा दे। ठीक है, अच्छी सड़क बनवा दे सरकार, अच्छी क्या कर दे, शिक्षा दे दे, अच्छी शिक्षा दे दे सरकार, अच्छी क्या कर दे, बिजली की व्यवस्था कर दे। ठीक है, जब ये सारी चीजें सरकार कर देगी, तो आप अपने घर से भी क्या करेंगे कि कोई भी चीज उत्पादित करके, और गांव में भी रहते हैं तो आप शहरों में ले जाके क्या कर देंगे, उसको सेल कर देंगे। तो संरचनात्मक परिवर्तन होगा, तो लोगों की जो निवेश क्षमता होती है, निवेश पावर जो होती है, उसमें वृद्धि देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है? इजी सी बात है भाई, बहुत छोटी सी बात है। पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ होता है, पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ होता है, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है? चलिए, क्या होता है भैया? समरूप वस्तुएं होती हैं क्या? गेहूं की मंडी, गेहूं एक ही जैसे होगी ना? बिल्कुल ठीक है, एक जैसी वस्तुएं होती हैं। उद्योग में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश, आप भी अपने घर में आपके भी घर में गेहूं है, ले जाइए मंडी में बेचिए, कोई रोकेगा नहीं। क्रेताओं और विक्रेताओं की क्या होती है? बड़ी संख्या होती है, बहुत सारे क्रेता होते हैं और बहुत सारे विक्रेता होते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, उपरोक्त सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। अगला प्रश्न, और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमतों का निर्धारण कौन करता है? कौन करता है? उद्योग करता है। कैसे? मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे। अब ये सारी बातें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। ठीक है, कितनी बार मैं बताऊंगा? लगातार तो बताता हूँ। ठीक है, मैं बता इसलिए भी देता हूँ कि मुझे लगता है कि कोई नया आया होगा तो उसको नहीं मालूम होगा। अदरवाइज जो लोग पुराने हैं वो लोग थक चुके होंगे कि सर कितनी बार बताएंगे। तो क्लास ली जाती है तो सबके लिए ली जाती है, ताकि कोई नया हो तो उसको भी कुछ पता चल जाए। क्या उत्तर होगा भाई? सी सभी लोग बोलेंगे क्या? सी सभी लोग बोलेंगे? बहुत अच्छी बात है भाई, सी सभी लोग बोलेंगे। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सर, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है कि कृषि वस्तुओं की न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके लिखना चाहिए। बहुत अच्छे, आई एम इमेजिन जी और ललिता साके जी आप लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1965 में हुई थी। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं ना? सी जितने लोग भी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अब जो दोस्तों 1985 के बाद इसका जो नाम हो गया है वो CACP हो गया है। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लिया जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ही बोल रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक है। और इसमें दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने फसलों को शामिल किया गया है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि 24 फसलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है ना? क्यों न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों दिया जाता है? कमेंट करके आप मुझे बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हाँ, 1965 में हुआ था और 1985 में चेंज हो गया। अगला, राष्ट्रीय लाभांश
किसी समाज के आय का वह भाग है जिसे मुद्रा द्वारा मापा जा सके, ये परिभाषा किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से आपकी क्लास होती है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सर बिल्कुल ठीक है। पीगू साहब का ऐसा कहना था कि जो राष्ट्रीय लाभांश होता है किसी समाज के आय का वह भाग है जिसे मुद्रा द्वारा मापा जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा इस परिभाषा को कि राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज के आय का वह भाग है जिसे मुद्रा द्वारा हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। तो जितने लोग भी पीगू बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि उपज का वह भाग जिसे कृषक बाजार में बेचते हैं। आसान सा है, बहुत आसान सा प्रश्न है। आसान लग रहा है कि नहीं आपको? आसान लग रहा है कि नहीं सेशन? बहुत आसान है यार, प्रैक्टिस की बात है। जिसकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उसको उतना आसान लगेगा, और जिसकी प्रैक्टिस जितनी कम होगी उसको उतना ही कठिन लगेगा। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये प्रश्न समझ में नहीं आएगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे सर ये क्या बच्चों वाला प्रश्न ला करके रख दिए। तो वो लोग कहेंगे कि सर ये बच्चों वाला, जो लोग कहेंगे कि ये बच्चों वाला प्रश्न क्यों ला के रख दिए, वो बहुत मेहनत करके आए हैं। जैसे बहुत सारे लोग हमको कहते हैं सर जी हमारा बहुत अच्छा नहीं हो रहा, देखते हैं जब आपकी क्लास होती है तो बहुत सारे बच्चे हैं जो लगभग सारे प्रश्नों का उत्तर ठीक देते हैं। तो यहाँ पे जो लगभग सारे लोग जो उत्तर ठीक देते हैं वो हमारे साथ बहुत दिन से जुड़े, और मैं ये बहुत विश्वास से कह सकता हूं कि अगर जो दिन में मैं 6 घंटे का भी क्लास ले लूं ना, तो वो मेरे एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करते हैं। वो बाद में अगर जो समय नहीं मिलेगा तो बाद में रिकॉर्डेड उसको देखेंगे, लेकिन जरूर देखेंगे, है ना? तो जो ज्यादा समय देता है वो क्या होता है? वो ज्यादा ज्ञानी होता है। जो पढ़ता रहेगा लगातार, लगा रहेगा, जाहिर सी बात है कि नॉलेज उसके पास ज्यादा होगी। तो पढ़ने में कोई भी तेज और कमजोर नहीं होता है। जो छात्र जितना समय देता है उतना बेहतर होता है, जो जितना कम समय देता है उतना ही वो क्या होता है? गोलू होता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा? हाँ बिल्कुल ठीक है, कि उपज का वह भाग जिसे कृषक बाजार में बेचते हैं, क्या बोलेंगे? विक्रय योग्य आधिक्य। सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। उपज का वो भाग जिसे कृषक बाजार में बेचेंगे उसे हम वो क्या बोलते हैं? विक्रय योग्य आधिक्य बोलते हैं। अर्थात भैया आपके घर में अगर जो क्या होता है धान होता है ना, तो पहले आप क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि साल भर हम कितना यूज कर सकते हैं, 2 कुंटल, 4 कुंटल, 5 कुंटल। उसके बाद जितना मतलब जितना ज्यादा होता है उसको आप क्या कर देते हैं? मार्केट में ले जाकर के बेच देते हैं। तो विक्रय योग्य आधिक्य बोला जाएगा। अगला प्रश्न, बिल्कुल ठीक है अजल कुमार जी, बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। सम सीमांत तुष्टिगुण नियम बताता है। कुछ लोग पता है इसमें क्या करेंगे? सर जी ऑप्शन नंबर 1 टिक कर दीजिए, गोसेन का प्रथम नियम। चलिए बताइए भाई, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि सम सीमांत तुष्टिगुण नियम कहलाता है। गोसेन का प्रथम नियम वाला कोई नहीं है क्या? कोई नहीं है क्या? मुझे तो लगा कि कुछ लोग आएंगे, 1-2 लोग आ भी रहे हैं, है ना? बिल्कुल ठीक है भाई, 1-2 लोग आ रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में बहुत सारे लोग आएंगे एक ही तरफ। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? गोसेन का द्वितीय नियम। तो सम सीमांत तुष्टिगुण का जो नियम है वो गोसेन का द्वितीय नियम है। सभी लोग द्वितीय बोल रहे हैं ना? द्वितीय बोल रहे हैं ना? सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो प्रथम नियम कौन सा है? प्रथम नियम कौन सा है ये भी आपको बताना चाहिए था ना। प्रथम नियम कौन सा है बताइए कमेंट करके सभी लोग। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रथम नियम जो है सर वो है सीमांत उपयोगिता नियम। सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता नियम। प्रथम नियम को क्या बोलते हैं? सीमांत उपयोगिता नियम बोलते हैं। सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है कि जब वस्तुओं की
उत्तरोत्तर इकाइयों को आप बढ़ाते चले जाते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता आपको कम होने लगती है। ठीक है, जब वस्तुओं की मात्राओं को बढ़ाते चले जाते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होती है? कम होती है। तो जितने लोग भी बी बोलेंगे सबका उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्थिक जोत का तात्पर्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। ठीक है, कि आर्थिक जोत किसे कहते हैं भैया? कोई आपसे पूछ दे कि बताइए आर्थिक जोत क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है और टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको क्विज कराए जाते हैं। क्या उत्तर होगा? आर्थिक जोत का तात्पर्य क्या होता है? कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है, इजी सी बात है, इजी सी बात है। ए बोल रहे हैं और कोई भाई? ए के अलावा कोई और? वह जोत जो एक उचित परिवार के लिए उचित आश्रित सश्रत आय देती है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, आज ही मैं दोस्तों जब एमपी सेट पढ़ा, एमपी सेट की जब पहली क्लास में पढ़ा रहा था तो वहां पे हमने बताया था कि आर्थिक जो शब्द होता है इसमें क्या होता है? आर्थिक मतलब क्या होगा कि अर्थशास्त्र जो है वो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। ठीक है, कोई आपसे कहेगी अर्थशास्त्र किसे कहेंगे, तो आप आसान भाषा में कहेंगे कि सर अर्थशास्त्र जो है वो मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। और अब आर्थिक से क्या मतलब हो गया? तो आर्थिक से मतलब हो गया कि मुद्रा। ठीक है, मुद्रा से संबंधित है। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि वह जोत जो एक उचित परिवार के लिए उचित सश्रत की आय देती है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, चलिए, हाँ ठीक। अगला, साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधि कौन सी है? साख नियंत्रण कौन करता है सर? आरबीआई करता है, केंद्रीय बैंक भारत का। साख का सृजन कौन करता है? सृजन कौन करता है? व्यापारिक बैंक ये करती हैं। चलिए बता दीजिए मुझे इस प्रश्न का उत्तर। बहुत आसान सा प्रश्न है। कोई गलत करेगा क्या इस प्रश्न को? कोई गलत करेगा क्या? बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। डी सभी लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। साख नियंत्रण की जो मात्रात्मक विधि होती है इसमें नैतिक दबाव नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बहुत बार बताया कि साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधि क्या है, साख नियंत्रण की परिणात्मक विधि क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मौद्रिक मजदूरी दर में कटौती किन्सियन विचार के अनुसार श्रम के लिए रोजगार के अवसर नहीं बढ़ाता है। क्यों नहीं बढ़ाता है? अब आपको यहां पे पता है किसकी याद आनी चाहिए? किसकी याद आनी चाहिए? पीयू साहब की याद आनी चाहिए, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की याद आनी चाहिए। इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने ये कहा कि अगर जो सर रोजगार में वृद्धि करना है, ठीक है, रोजगार में वृद्धि करना है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए? मजदूरी में कटौती करिए। ठीक है, पीगू अर्थात पीगू की बात करें दोस्तों तो पीगू ने क्या कहा था? पीगू ने ये कहा था कि आपको क्या करना है कि रोजगार अगर जो वृद्धि करना है, ठीक है, रोजगार में अगर जो आपको वृद्धि करना है तो ऐसी स्थिति में मौद्रिक मजदूरी में कटौती करिए। ठीक है, क्या करिए? मौद्रिक मजदूरी में करिए, कटौती करिए, यानी इसको कम करिए। ठीक है, और अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इसकी अब यहाँ पे केन्सियन विचार की बात हो रही है ना? थोड़ा आराम से करिएगा। तो मौद्रिक मजदूरी दर में कटौती केन्सियन विचार के अनुसार श्रम के लिए रोजगार के अवसर को इसलिए नहीं बढ़ाएगा। क्यों नहीं बढ़ाएगा सर? क्यों नहीं बढ़ाएगा? कमेंट करके बताइए। क्योंकि इससे प्रभावी मांग नहीं बढ़ता है। ठीक है, ये क्या कहते हैं? केन्सियन विचारधारा के अंतर्गत ये बात कही जाती है कि देखिए श्रम के लिए रोजगार का अवसर तब पैदा होता है जब प्रभावी मांग में वृद्धि होती है। श्रम के लिए रोजगार का अवसर तब बढ़ता है जब प्रभावी मांग में वृद्धि होती है। अगर जो प्रभावी मांग में वृद्धि नहीं होगी तो रोजगार नहीं बढ़ पाएगा। और वही पीगू साहब कहते हैं कि अगर जो अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करनी है, रोजगार को बढ़ाना है, तो मौद्रिक मजदूरी में कटौती करिए। इन दोनों बातों को ध्यान से रखिएगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, आय
में वृद्धि के साथ साथ उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति घटती है। यह संबंध केन्स के सिद्धांत में महत्वपूर्ण होते हुए भी निम्नलिखित से संशोधित हो जाता है। किससे संशोधित हो जाता है भैया बता दीजिए। सभी लोग एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, मैं 2 घंटे की लगातार क्लास ले रहा हूँ, फिर आप लाइक शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? निवेदन है सभी लोगों से, क्लास आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। ये क्लास जितना मेरा है उतना ही आपका भी है, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है और आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं। और कोई भैया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति घटती है, यह संबंध केन्स के सिद्धांत में महत्वपूर्ण होते हुए भी इसे संशोधित किया जा सकता है सापेक्ष आय परिकल्पना के द्वारा, अस्थायी आय परिकल्पना के द्वारा और जीवन चक्र परिकल्पना के द्वारा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो भैया क्या बोलते हैं केन्स साहब अपने उपभोग प्रवृत्ति सिद्धांत में, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सिद्धांत में क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? कहते हैं ना कि जैसे जैसे आदमी की आय बढ़ती है, जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है, वैसे वैसे उसके उपभोग में भी वृद्धि होती है, लेकिन जिस तेजी से आय बढ़ता है उस अनुपात में व्यय नहीं बढ़ता है, उपभोग व्यय नहीं बढ़ता है। अगला प्रश्न कि केन्स की पूंजी की सीमांत क्षमता की अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? चलिए भैया कौन सा कथन गलत है बेसिकली आपको बताना है, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? कुछ लोग डी बता रहे हैं, और कोई भाई? तो जितने लोग भी डी बता रहे हैं सभी लोग का उत्तर है बिल्कुल ठीक है कि यह वर्तमान ब्याज दर के बराबर होता है। नहीं भैया, ये वर्तमान ब्याज दर के बाद बराबर नहीं होता है, ये भविष्य की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? भविष्य की बात करते हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं ना सभी लोग? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये भावी आय यानी भविष्य की आय की बात करते हैं, ठीक है। तो केन्स की पूंजी की सीमांत दक्षता की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित से कथन कौन सा सही है? तो ये वर्तमान ब्याज दर के बराबर होता है। नहीं दोस्तों, ये वर्तमान, ये भविष्य की आय की बात करते हैं। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा कथन केन्सियन उपभोग फलन के लिए सत्य नहीं है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। केन्सियन उपभोग फलन के लिए कौन सा प्रश्न सही नहीं है? चलिए क्या उत्तर होगा भाई? वैभव सिंह जी, अफसाना सिद्दीकी जी, रोहित कुमार जी, IM जी, मिहिर कश्यप जी, नीतू सिंह जी, भुवनेश्वर कुमार जी, सदानंद जी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा? डी बोल रहे हैं क्या सभी लोग? सभी लोग डी बोल रहे हैं क्या? चलिए भाई देखते हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर सर बिल्कुल सही है कि केन्सियन उपभोग फलन में कौन सी बातें सत्य नहीं है? तो सत्य कौन सी नहीं है और सत्य कौन सी है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को इन्होंने स्थिर माना था, देयर इज नो डाउट। और औसत उपभोग प्रवृत्ति भी स्थिर है, ये भी सही है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति औसत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक होता है, एब्सोल्युटली ठीक है, अधिक की बात करते हैं। और यहाँ पे क्या दिया गया? कम की बात दिया गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि यहाँ पे नहीं की बात किया गया। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा कथन आय गुणक के लिए सही नहीं है? आय गुणक के लिए कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है आपको बेसिकली बताना। आय गुणक के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा एक बात बताइए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या इतनी कम क्यों है भाई? इतनी कम क्यों है? इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या कम है। देखिए 100 लोग के आसपास देख रहे हैं और 83 ही लाइक पड़ी हुई है अभी तक। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? चले बताइए इस प्रश्न का उत्तर। क्या बोल रहे हैं भाई?
चलिए 100 लोग क्लास को वर्तमान समय में देख रहे हैं और लाइक की संख्या देखिए कितनी कम है। तो क्या उत्तर आएगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा दोस्तों, क्योंकि ये नहीं बोल रहा है इसका मान सीमांत बचत प्रवृत्ति पे निर्भर करता है। देयर इज नो डाउट, एब्सोल्युटली 100% ठीक है। यह केवल स्वायत्त निवेश के लिए क्रियाशील होता है, प्रेरित निवेश के लिए नहीं क्रियाशील होता है। ये भी भैया बात आपकी 100% ठीक है। और यह आय का निवेश से संबंध स्थापित करता है, ये भी ठीक है। तो अल्पकाल में इसका मान स्थिर रहता है दोस्तों, इसकी बात ये नहीं करते हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, क्लासिकीय समष्टि अर्थशास्त्र में जो चर आय को उपभोग और बचत में विभाजित करता है क्या कहलाता है? और एमपी सेट के लिए जो लोग भी हैं, कल आप एक पीएम पे लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। कल आपके सिलेबस का दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि क्लासिकीय समष्टि अर्थशास्त्र में जो चर आय को उपभोग और बचत विभाजित करते हैं उसे क्या कहलाता है? चलिए तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? बचत तथा निवेश जो होता है वो आय के सापेक्ष होता है। पता है कि नहीं होता है? पता है कि नहीं होता है? पता है कि नहीं है? और ये किस पर निर्भर करता है? ब्याज की दर के आधार पे विभाजित होता है। कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, इतने सारे लोग क्यों गलत कर रहे हैं भाई? ठीक है, ठीक है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या कहा, यही तो कहा कि बचत तथा निवेश ब्याज के सापेक्ष होते हैं। बचत और जो निवेश होता है वो क्या होता है, ब्याज के सापेक्ष होता है, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा, कि जो ब्याज जो है वह कीमत है जो बचतों की पूर्ति तथा निवेश हेतु बचतों की मांग को संतुलित करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है, जब निवेश होता ही नहीं है, कोई निवेश नहीं होगा सर, तो राष्ट्रीय आय हमारी क्यों शून्य नहीं होगी, आपको ये बताना है। छोटी सी बात, बच्चों वाली बात है, बच्चों वाली बात है ना। क्या उत्तर होगा भैया? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं सभी लोग ये बोलेंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई गलत बोलेगा। अगर जो सकल निवेश शून्य हो जाए, अर्थव्यवस्था में अगर जो निवेश हो ही नहीं, फिर भी हमारी जो राष्ट्रीय आय है वो कम नहीं होगी। क्यों नहीं कम होगी? क्योंकि हम उपभोग तो करेंगे ना, जिंदा रहना है तो गेहूं, चावल, तेल, ठीक है, नमक, ये सारी चीजें खरीदेंगे ना। और ये जब खरीदेंगे तो थोड़ी बहुत तो आर्थिक क्रियाएं होंगी ही, और जब थोड़ी बहुत आर्थिक क्रियाएं होंगी तो राष्ट्रीय आय कैसे हमारा शून्य होगा? नहीं हो सकता है। तो जितने लोग भी ए बोलेंगे ठीक बोलेंगे। अगला, यदि बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में उपदान जोड़ दिए जाएं और अप्रत्यक्ष कर घटा दिए जाएं तो वह किसके बराबर होगा? ये भी अच्छा सा प्रश्न है भाई, ये भी सही है, बताइए क्या उत्तर होगा। चलिए, सीमा माथुर जी, वैभव जी, अंजना कश्यप जी, रोहित कुमार जी, अफसाना सिद्दीकी जी, आदित्य जी, दुलाल कुमार जी, श्वेता जी, नीतू सिंह जी और मौसम कुमारी जी। चलिए बताइए भाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा? आसान है कि नहीं है ये प्रश्न? बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल ठीक है। साधन कीमतों पर होगा ना, साधन कीमतों पर होगा क्या, या बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के होगा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है?
जो राष्ट्रीय आय है, अगर जो भैया हम क्या करेंगे, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं यार, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत इतने सारे लोग क्यों गलत कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय आय होती है, अगर जो साधन कीमत पे अगर जो राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, तो जो राष्ट्रीय आय होता है वो इज इक्वल टू किसके, सॉरी, साधन कीमत इज इक्वल टू क्या होता है, राष्ट्रीय आय, और उसमें क्या शामिल करते हैं, बाजार मूल्य पर, ठीक है, माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस क्या होता है, उपादान होता है। तो यहाँ पे क्या उत्तर आ रहा है, बाजार मूल्य कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, सी है ना, तो जितने लोग भी सी बोलेंगे ना दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि यदि बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में उपादान जोड़ दिया जाए और अप्रत्यक्ष कर घटा दिया जाए तो वो बराबर होगा बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे उत्पाद दिया है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये उत्पाद दिया, मुझे लगा कि ये आय ही दिया है, ठीक है। एक सेकेंड, इस प्रश्न में थोड़ा सा कुछ एरर है क्या, एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए। यहाँ पे उत्पाद जो दिया है, यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है, इस प्रश्न में शायद कुछ ना कुछ एरर है ना, कुछ एरर है इस प्रश्न में। यदि बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में उपादान जोड़ दिए जाए और अप्रत्यक्ष कर घटा दिए जाए, एक सेकेंड, कुछ ना कुछ एरर है। कुछ ना कुछ इसमें एरर है, साधन कीमतों के राष्ट्रीय आय पे। चलिए ठीक है, आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ एरर है, कल मैं इस क्वेश्चन को कराता हूं, है ना। चलिए मैं इसको कल कराता हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें या तो कुछ प्रिंट में गड़बड़ है या तो मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। चलिए इसको मैं कल कराता हूं। अगला प्रश्न कि क्लासिकीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है, कमेंट करके बताइए कि क्लासिकीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। चलिए क्या उत्तर होगा भैया, बिल्कुल इजी सी बात है, सभी लोग कर पाएंगे इस प्रश्न को। कौन सा सत्य नहीं है, ये जो लोग नहीं देखेंगे नहीं ना, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको नहीं देखना पड़ेगा, अगर जो आप नहीं देखेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए डी की तरफ लोग भागने लगे, है ना, डी की तरफ लोग भागने लगे। कौन सा लागत सत्य नहीं है, चलिए बताइए, सभी लोग डी की तरफ जाएंगे क्या, सभी लोग डी बोलेंगे, अच्छा भाई, चलिए सभी लोग डी बोलेंगे, अच्छा, और कोई कुछ नहीं बोलेगा, डी के अलावा, डी के अलावा और कोई कुछ नहीं बोलेगा, डी के अलावा आप कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है। दिमाग क्या है, दिमाग खुला है या बंद है, दिमाग खुला है कि बंद है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात कर रहा है ना। जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार होगा तो उसमें परिवहन लागत शून्य होती है। ये क्लासिकीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत की बात कर रहा है, ये नॉर्मली ये बात नहीं कर रहा है कि जो आप लोग विक्रय लागत को बताते हैं कि शून्य होता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। इतने सारे लोग डी बोल रहे हैं भैया, क्यों बोल रहे हैं, देखिए उत्पादन परिवर्तनशील लागतों के अंतर्गत नहीं होता है। देखिए जो क्लासिकीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत है, इस इन्होंने ये कहा था कि जो उत्पादन होता है ना, वो परिवर्तनशील लागतों के अंतर्गत नहीं होता है, ठीक है, और यहाँ पे होता है दिया है, तो जितने लोग भी क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, सबका उत्तर ठीक होगा। अदरवाइज
और सारा उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने लोग भी गलत किए ना, बस हवा में पढ़ लिए कि सर व्यापार की बात हो रही है, ना ही क्लासिकीय पढ़े और ना ही अंतरराष्ट्रीय पढ़े, है ना। ना ही क्लासिकीय पढ़े ना ही अंतरराष्ट्रीय पढ़े, बस व्यापार को पढ़ लिए, परिवहन लागत को देख लिए, फिर कहे सर डी करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको पढ़ लीजिएगा एक बार कॉन्सेप्ट को। जो क्लासिकल अर्थशास्त्री हुए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया कि जो उत्पादन होता है ना, वो परिवर्तनशील लागतों के अंतर्गत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि एक वस्तु के संदर्भ में सरल बाजार संतुलन मॉडल का अवलोकन करिए और उसके बाद बताइए कि तब निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य होगा। निवेदन है सभी लोगों से कि किसी के भी उत्तर देख के, देखिए उत्तर देना जरूरी नहीं है, आपको आना जरूरी है। अगर जो आपको नहीं आता है ना, नहीं आता है तो कॉपी पेस्ट ना करिए। ऊपर से 4 लोग डी बताए हैं, तेजू खाओ लोग हैं, विद्वान लोग हैं। अगर जो उन लोगों ने ठीक बताया है, सही ही बताया होगा, वो लोग भी तो गलत हो सकते हैं। अगर जो कभी गलत हो गए तो आप भी तो गलत हो जाएंगे क्या। अगर जो ये धारणा पाल लेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर जो गधा लड़का भी आपके पास बैठ जाएगा, जो मतलब पढ़ने लिखने में बिल्कुल जीरो होगा, उसके ऊपर भी आप विश्वास कर लेंगे, कहेंगे देखो भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार तुम संभाल देना, भारतीय अर्थव्यवस्था हम संभाल देंगे, थोड़ा सा करंट देख लेना। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसा कभी कुछ होता नहीं है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए श्रुति कुमारी जी, गुड इवनिंग, क्या उत्तर होगा भाई। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठते हैं ना, तो ऐसा हमेशा होता है कि जो बगल वाला होता है वो ज्यादा ब्रिलियंट लगता है। वो वो जब ओएमआर सीट भरता है ना, तो 1 घंटे बाद आपके कॉन्फिडेंस को वो डाउन कर देता है। वो वो भले से बस क्या हो कि बस गोला भर दिया है, उसको कुछ आया चाहे ना आया, उसने ओएमआर सीट को भर दिया। अब उसको जब एक बार आप देख लेंगे ना, तो आप होपलेस हो जाएंगे, आपको लगेगा यार ये बहुत ब्रिलियंट है। अगर जो बहुत बोलेगा तो भी आपको लगेगा ब्रिलियंट है, अगर जो शांत रहेगा तो भी आपको लगेगा कि बहुत ब्रिलियंट है ना। तो कभी भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए तो तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, है ना, क्योंकि आपका उस टाइम माइंड यही चाहता ही है कि आप सोचे कि उधर वाला ब्रिलियंट है और हम क्या है, हम गोलू हैं। अपने आप को आप गोलू बना लेते हैं, हालांकि आप इतना प्रयास किए रहते हैं। तो जहां नहीं ये सोचिए आई एम द बॉस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बट हाँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या उत्तर होगा, चलिए चलिए क्या उत्तर होगा भाई, क्या उत्तर होगा। बी बोल रहे हैं कुछ लोग, और कोई सर। देखिए देखते हैं, एक वस्तु के संदर्भ में सरल बाजार संतुलन मॉडल का अवलोकन करिए। और ये क्या करते हैं, ये कह रहे हैं कि मांग जो होती है कीमत तथा आय पे निर्भर करती है। बिल्कुल ठीक है, आपकी आय होगी उसी के अनुसार तो आप अपने मांग को निर्धारित करेंगे, ठीक है, और मांग को निर्धारित करेंगे तो उससे कीमत भी निर्धारित होगा। देयर इज नो डाउट, एब्सोल्युटली 100% ठीक है। पूर्ति जो है वो कीमत पे निर्भर करती है, बिल्कुल ठीक है भैया। पूर्ति जो होता है उसमें कीमत बिल्कुल क्या होता है दोस्तों, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और मांग इज इक्वल टू पूर्ति होता है किसके माध्यम से, बाजार के संतुलन के शर्त के आधार पे। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि अद्वितीय बाजार संतुलन स्थापित होता है, अर्थात ये सभी होता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इजी सी बात है सर, देख लीजिए, क्योंकि आप क्या करते हैं, मांग कैसे करते हैं, आपके पास आय आता है और उसी आय के आधार पे आप मांग करते हैं। और जब आप मांग करते हैं तो कीमतों में क्या होती है, वृद्धि होती है, या मांग नहीं करते हैं तो कीमतों में कमी आती है। पूर्ति जो होती है वो कीमतों पे निर्भर करती है। अगर जो कीमत क्या होगा, कीमत बहुत ज्यादा होगा तो थोड़ी कम पूर्ति करनी पड़ेगी। कीमत क्या होगा, अगर जो क्या होगा, कीमत कम होगा तो पूर्ति ज्यादा करना पड़ेगा। मांग व पूर्ति
की शक्तियों के आधार पर बाजार में कीमत निर्धारित होता है, सबको पता होगा। तो ये क्या करता है? अद्वितीय बाजार संतुलन स्थापित करता है। अगला, चलिए क्या उत्तर होगा भैया बता दीजिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा? एक बार ऐसे ही मैं लखनऊ जा रहा था, ट्रेन में था, और शायद लेखपाल का पेपर था, क्या कोई ऐसा ही पेपर था। मतलब ट्रेन पूरी भरी हुई थी और उसमें 4 लोग थे, हमारे पास ही बैठ गए। वो पूरी रात भर बात किए केवल किसकी? मोदी जी की, राहुल गांधी की, केजरीवाल की, और सब उसमें अपने आप में स्पेशलिस्ट थे। सब बात कर रहे थे कि अरे मोदी जी कभी मिल जाते तो उनसे हम ये कह देते, कोई कहता है यार राहुल मिल जाता तो ये कह देते। ठीक है, तो पूरी रात भर वो जगे रहे, तो सुबह में क्या पेपर दिए होंगे, और वो जिस सेंटर पे जाएंगे ना उस सेंटर पे भी बोलेंगे। तो बहुत सारे लोगों को लगे यार बहुत तेज है सभी सब। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि मुद्रा की कौन से परिभाषा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार M3 विस्तृत मुद्रा को बताती है। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है भैया। जो करेंसी होती है बैंक की जो मांग निक्षेप होती है और बैंकों की सावधि निक्षेप होती है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। एक बार नहीं बहुत बार इस प्रश्न को मैंने करवाया है। अगला प्रश्न, मुद्रा की मांग की ब्याज के प्रति अनंत लोच होने का क्या कारण है? बताइए कि मुद्रा की मांग की ब्याज के प्रति अनंत लोच होने का कारण क्या है? क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो यही तो होता है ना किन साहब, क्या कहते हैं कि इस बात का ये जोतक होता है कि ब्याज की दर और नीचे नहीं जा सकती है कि नहीं है? तो जितने लोग भी सी बोलेंगे वो ठीक जितने लोग भी डी बोलेंगे वो ठीक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो मुद्रा की मांग की ब्याज के प्रति अनंत लोच होती है, वो क्या करती है, क्या इंडिकेट करती है कि इस बात का द्योतक होती है कि ब्याज की दर और नीचे नहीं जा सकती है। ये किसकी बात कर रहा है? तरलता जाल की बात कर रहा है। ठीक है, तरलता जाल किसकी बात कर रहा है? तरलता जाल किसने दिया था? किन्स साहब ने दिया था। उसी में तो ये कहा गया है ना कि जो मुद्रा की मांग की ब्याज के प्रति क्या होता है? अनंत लोच होता है। इस कारण होता है कि ब्याज की दर और नीचे नहीं जाएगी। अगला, स्फीति का कारण है क्या है भाई? स्फीति का कारण क्या है? महंगाई क्यों आती है अर्थव्यवस्था में? बताइए, महंगाई अर्थव्यवस्था में क्यों आती है? ये कोई प्रश्न गलत करता है क्या? ऐसे बच्चों वाले प्रश्न को गलत करेंगे क्या? कुछ लोग जल्दीबाजी में आके ऑप्शन नंबर ए टिक कर देते हैं ना। चलिए बता दीजिए मुझे। अच्छी बात है, अगर जो आपकी आय बढ़ेगी तो आप मांग बढ़ाएंगे, मांग बढ़ेगा तो कीमतों में वृद्धि होगा, तो इससे महंगाई आएगी। बिल्कुल ठीक है। बढ़ती हुई मांग के अनुरूप पूर्ति में वृद्धि न होना, मांग बढ़ रहा है पूर्ति उतनी हिसाब से नहीं बढ़ रही है तो भी दोस्तों कीमतें ऊंची हो जाएंगी, और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक असंतुलन होगा तो भी क्या होगा? स्फीति बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। हमारे देश में यही सबसे बड़ी समस्या है। अगला प्रश्न है बहुत आसान सा बच्चों वाला है कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है तथा मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, दोनों में से संभवतः मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है, ये कथन किस अर्थशास्त्री ने कहा था? तो देखिए दोस्तों, मुद्रास्फीति में क्या आता है? महंगाई आता है। तो यहाँ पे कम से कम उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम रोजगार लोगों को मिलता है। लेकिन जब मुद्रा संकुचन आता है तो यहाँ पे मंदी आती है। ठीक है, मंदी आती है मतलब उत्पादन क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो अगर जो दो बुरी चीजों में से किसी एक को चुनना होगा तो आप उसको चुनेंगे जो कम बुरा होगा। तो मंदी जो है ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर जो महंगाई आती है तो उतना बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन मंदी जो है वो बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ पे उत्पादन ही नहीं होता है, मांग ही नहीं होता है, पूर्ति ही नहीं होता है, सब कुछ ठप हो जाता है। महंगाई आती है तो इसका मतलब कि लोगों के पास मुद्रा है
ठीक है, ये बात किसने कही थी? केन्स साहब ने कही थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न कारणों में से किसे मांग प्रेरित स्फीति नहीं कही जा सकती है? मांग में वृद्धि होने से कौन सा इसमें से ऐसा कारण है जिसे हम मांग प्रेरित स्फीति नहीं कर सकते, अर्थात मांग बढ़ने के कारण महंगाई नहीं आती है? कौन सा ऐसा कारण है इसमें? चलिए, आसान सा है, क्या उत्तर होगा? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, उच्चतर करारोपण। जब लोगों के ऊपर टैक्स ज्यादा लगा जाएगा तो जो वो जिस पैसे से वो मांग कर सकते थे वो पैसा तो सरकार के पास चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप ये नहीं कर सकते कि मांग में वृद्धि हो रही है। मांग प्रेरित स्फीति का मतलब क्या होता है कि मांग में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि आ रही है। जब वस्तुओं की मांग बढ़ रही है तो मांग में वृद्धि के कारण कीमतों में कमी आना ही मांग प्रेरित स्फीति होती है। और किस साहब किससे चिंतित थे? इसी से चिंतित थे, मांग प्रेरित स्फीति से ही चिंतित थे। और उच्चतर करारोपण से इसका कोई संबंध नहीं है। टैक्स ज्यादा लगेगा तो लोगों के मांग में कमी आएगी, ना कि वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला, केन्स के मुद्रा की मांग के बारे में विचार त्रुटिपूर्ण होने का क्या कारण है? अच्छा सा प्रश्न है, बहुत प्यारा सा है ना। क्या क्यों त्रुटिपूर्ण है भैया, बता दीजिए मुझे। तो देखिए, केन्स के मुद्रा की मांग के बारे में विचार त्रुटिपूर्ण होने का कारण क्या है? तो उसने मुद्रा की मांग को दो अलग अलग भागों में व्यक्त किया। बिल्कुल सही है, आलोचना इनकी की जाती है इसलिए। उसने मुद्रा की मांग की ब्याज लोच को असीमित बताया है। बिल्कुल सही है सर। और उसने परिसंपत्ति के रूप में मुद्रा को केवल एक ही विकल्प बांड पर विचार किया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। कहीं भी जाइएगा नहीं, थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे एक दूसरे से। कोई भी आपके पास इंक्वायरी हो तो हमसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अगर जो आप ईमानदारी से कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे तो वहां भी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। और फिर आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए दोस्तों। एप्लीकेशन पे एमपी सेट का बैच चलाया जा रहा है, ठीक है। एमपी सेट का बैच चलाया जा रहा है, यूपी टीजीटी पीजीटी का बैच चला जा रहा है, और झारखंड टीजीटी पीजीटी का बैच चल रहा है। अभी यहाँ पे तीन बैचेस बेसिकली देखने को मिल रहा है। एमपी सेट, यूपी टीजीटी पीजीटी और झारखंड टीजीटी पीजीटी। पूरे दोस्तों हर जगह पे जितनी भी बैचेस हैं आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और आपको साथ ही साथ में दोस्तों टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं, ताकि टेस्ट दीजिए आपका इवेल्यूएशन हो पाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर जो आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, टेस्ट देंगे, प्रीवियस ईयर को पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, तो कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, सब कुछ दोस्तों आपका यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है। वैलिडिटी आप कोर्स लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। एडमिशन की फीस 2000 रुपए है यूपी टीजीटी पीजीटी और झारखंड के लिए, और 2500 फीस जो है वो एमपी सेट के लिए है, ठीक है। तो एडमिशन ओपन है। एडमिशन की फीस जो है वो एमपी सेट के लिए 2500 और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए 2000। इस नंबर पे आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करना होगा, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और डायरेक्ट वहां से भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी अगर जो इंक्वायरी होगा तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो ईमानदारी से दोस्तों देखिए, और जो लोग भी झारखंड से जुड़े हैं, जो वन लाइनर मैं आपको वहां पे कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं, तो एक तरफ पूरा आप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ आप वन लाइनर को भी पढ़ते रहिए। सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी, है ना। कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल ठीक है। चलिए, मौसम कुमारी जी, विकास कुमार मिश्रा जी, तस्नीम खान जी, निरुपमा जी, सुनीता जी, रेनू जी, रश्मि तिवारी जी, द्वारिका वर्मा जी, मीनू जी, अभी जी,
चलिए, मौसम कुमारी जी, शिवानी जी, अमरेश यादव जी, सुरेंद्र जी, अफजल जी। सर केवीएस का एग्जाम कब तक हो सकता है? भाई केवीएस का एग्जाम तय सीमा पे होगा। अच्छा, केवीएस की बात करें, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम के बारे में मैं अभी तो फिलहाल बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। मतलब उम्मीद तो यही है कि यार जून जुलाई तक जाएगा ही जाएगा। चलिए, जयंत जी, हनीफ खान जी, अंजना कश्यप जी, देवेंद्र जी, IM जी, उर्मिला जी, सदानंद जी, ठीक है, बबीता त्यागी जी, ठीक है, काजल कुमारी जी, वैभव जी, अफसाना सिद्दीकी जी, अंकिता जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। चलिए, ठीक है। चलिए, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप पढ़ते रहिए, देखिए बेहतर स्ट्रेटजी अपनाइए, बेहतर ढंग से पढ़िए, क्योंकि देखिए सफलता केवल ऐसा नहीं है कि आप केवल मेहनत करते रहेंगे। सफल मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन स्मार्ट आपको बनना है। क्या चीजें पढ़नी है ये जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग 10-10 बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 10-10 पन्ने की थियरी पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि कॉन्सेप्ट उसमें प्रश्न कहाँ से बनेंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रश्न कहाँ से बनेंगे, कैसे बनेंगे। यूपी पीजीटी का एग्जाम फरवरी में आप मान के चलिए। अगर जो फरवरी में नहीं होगा तो फिर लंबा जाएगा। ये भी एक कुछ पीजीटी अभी तक जो सिनेरियो दिख रहा है एग्जाम हो जाना चाहिए। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल शाम को 7 बजे एक नए उत्साह नए एनर्जी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जरूर जाइए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।